हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर हमारे पाइप्स सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपस में जुड़े हों तो उस कंडीशन के अंदर हमारे इन पाइप से लिक्विड का जो फ्लो है वो किस तरह से होगा। यानी कि हमारे इस पाइप की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। तो वन बाय वन हम सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर पाइजुलिस इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था, है ना। और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि किसी भी पाइप से जो फ्लो होने वाला लिक्विड है, उसकी जो रेट है और उस पाइप की जो लेंथ, रेडियस में क्या रिलेशन होता है, हमारा जब विस्कोसिटी है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन हमने देखा था कि अगर पाइप के दोनों सिरों के मध्य जो लगने वाला जो प्रेशर है, उस प्रेशर का अगर डिफरेंस डेल्टा पी है और हमारा जो रेट ऑफ फ्लो है वो हमारी क्यू है, अगर उसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है, लेंथ एल है और हमारा जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट अपना ईटा है, तो इनमें रिलेशन है वो कुछ इस तरह से आता है। दोस्तों, इसी रिलेशन को बाद में हमने कंपेयर किया था कि किसी भी वायर है, उस वायर से फ्लो होने वाले करंट के साथ। तो हमने देखा था V इक्वल्स टू आई आर होता है, जहाँ पर आई क्या है, किसी वायर से फ्लो होने वाला जो करंट है और आर उसका रेजिस्टेंस है। तो हमने कहा था कि हमारा अगर V इक्वल्स टू आई आर के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो हमारा जो पाइप है, पाइप में से जो फ्लो होने वाला जो लिक्विड है, उस पर जो लगने वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? आर इक्वल्स टू 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4 के बराबर होगा। दोस्तों, किसी भी पाइप से फ्लो होने वाला जो लिक्विड है, उसको अगर हम किसी वायर से फ्लो होने वाले करंट के बिल्कुल इक्विवेलेंट मान सकते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो वायर है, उसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर जो हमारे पास में रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है, वही इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे इस पाइप वाले सिस्टम के लिए होगी। तो दोस्तों, इसीलिए हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हम जब पाइप का कनेक्शन देखेंगे तो हम इसको आपस में अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। दोस्तों, जब भी हमारा कोई सर्किट सीरीज कनेक्शन के अंदर आपस में जुड़ा होगा, तो हमारा जो बैटरी है, उससे जो करंट पास हो रहा है, वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होगा। यानी कि अगर हमने आई करंट माना है, तो तीनों रेजिस्टेंस के लिए करंट आई इक्वल ही रहेगा। परंतु जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए अलग होगा। तो अगर R1 रेजिस्टेंस के लिए V1 है, तो R2 रेजिस्टेंस के लिए V2 होगा और R3 के लिए V3 मान लेते हैं। परंतु इस पूरे सिस्टम के लिए जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके बराबर होगा? इन तीनों के 8 के बराबर होगा। यही होगा ना? और ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे भाई आई R1 के बराबर होगी। V2 की वैल्यू आएगी अपनी आई R2 के बराबर। इसी प्रकार से V3 की वैल्यू होगी अपनी आई R3। इन तीनों की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में V की वैल्यू क्या आ जाएगी? V इक्वल्स टू आई कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों, अगर इस पूरे सर्किट को हम कोई एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V की जगह V आ जाएगा। सर्किट में हमारा जो करंट है वो I ही फ्लो हो रहा है, परंतु यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको हम किसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इस सर्किट के लिए V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट के बराबर, है ना। तो अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए, आई हम कैपिटल आई ले रहे हैं तो कैपिटल आई ही दीजिए, ठीक है, यहाँ कैपिटल आई दीजिएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आई आर इक्वलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हमारी जो आर इक्वलेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी। दोस्तों, अगर हम इस सीरीज कनेक्शन को हमारे जो पाइप के सीरीज कनेक्शन के साथ कंपेयर करें तो हमारा जो पाइप है उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो क्या आएगा? यानी कि पाइप के लिए जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारा जो पाइप है उसके बोथ साइड पर प्रेशर कितना लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा प्रेशर डिफरेंस का। ठीक है, तो मान लेते हैं पाइप के इधर वाली तरफ है हमारा जो प्रेशर लग रहा है वो मान लेते हैं P1 और इधर वाली तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो है हमारा P2 है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये वाली जो वॉल है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगेगा। बिल्कुल लगेगा। यहाँ पर जो लगने वाला प्रेशर है वो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जिसको हम PE से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये पाइप है उसके ऊपर जो लगने वाला जो टोटल जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे जो टोटल जो प्रेशर है उसको मैं डेल्टा P से डिनोट कर देता हूँ। ये हमारा बराबर आएगा, देखिए इस वाले कोई सेक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है? आप कहेंगे P1 माइनस PA। ठीक है, और बात करें इस वाले सेक्शन के लिए कितना प्रेशर लग रहा है, तो आप कहेंगे इसका प्रेशर हो जाएगा अपना PA माइनस P2। ठीक है, अगर दोस्तों इसे हम ऊपर वाली इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो
तो आपको दोनों इक्वेशन है वो इक्वल ही लगेगा। हमारा जो रेजिस्टेंस है, उनके दोनों किनारों पर जो लगने वाला जो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी प्रकार से हमारा जो पाइप है, उसके दोनों किनारों पर जो लगने वाला जो नेट जो प्रेशर का डिफरेंस है ना? तो उसके लिए हमने इक्वेशन जनरेट कर ली। अब बात करते हैं करंट की। तो देखिए हमारा जो पाइप है, उसमें करंट का काम कौन कर रहा है? हमारे यहाँ पर यूनिट टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम यहाँ से एंटर कर रहा है और एग्ज़िट कर रहा है। तो ज़रा मुझे बताइए कि हमारा जो पाइप है, उसके ये वाला जो सेक्शन है, उससे पर यूनिट टाइम के अंदर जितना लिक्विड अंदर एंटर कर रहा है, उतना ही लिक्विड यहाँ से एग्ज़िट करेगा। यानी कि अगर यहाँ से जो एंटर करने वाले जो लिक्विड की रेट अगर Q है, तो उसी रेट के साथ यहाँ से हमारा लिक्विड है वो एग्ज़िट करेगा। करेगा ना? यानी कि हम क्या कहेंगे कि सीरीज कनेक्शन के अंदर हमारा जो पाइप होता है, उसकी रेट है वो हमेशा इक्वल बनी रहती है, चाहे किसी भी एरिया का क्रॉस सेक्शन उसके साथ जुड़ा हो, ठीक है? अब बात करते हैं हमारा जो पाइप है उसकी रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी पाइप में से फ्लो होने वाला जो लिक्विड है उसका रेजिस्टेंस बराबर होता है R इक्वल्स टू 8 एटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4। ओके, तो अगर हम बात करें पाइप के इस वाले सेक्शन के लिए, तो इस वाले सेक्शन के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? आप मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 8 ईटा। अब इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ मान लेते हैं इसकी L1 है। ओके, इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं R1 है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 की पावर 4। ठीक है? इसी प्रकार से इधर वाला जो सेक्शन है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसकी बात करें तो देखिए इसको हम R2 बोल देते हैं और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 8 ईटा। अब इसकी लेंथ मान लेते हैं हम L2 और इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं अपनी R2। ठीक है? तो L2 अपॉन पाई R2 के सॉरी पाई R2 की पावर 4। देखो दोस्तों, जो पाइजूलिस इक्वेशन है उससे हम जानते हैं कि P है वो किसके बराबर होता है, यानी चेंज इन प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? QR के बराबर होगा। तो इसकी हेल्प से जब हम यहाँ रखेंगे तो डेल्टा P इक्वल्स टू, तो देखिए पूरे पाइप के लिए हमारा जो रेट है वो तो इक्वल रहने वाली है। तो आप कहेंगे QR1 प्लस QR2। ठीक है, तो Q हम ले लेते हैं कॉमन और R1 और R2 की वैल्यू जरा यहाँ रखिए तो हमारे पास में आ जाएगा 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 की पावर 4 प्लस 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 की पावर 4। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करते हैं तो हमारे पास में देखिए Q है, इसके अलावा और क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे भाई 8 ईटा अपॉन क्या है? पाई भी कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना L1 अपॉन R1 की पावर 4 प्लस L2 अपॉन R2 की पावर 4। दोस्तों अगर इस पाइप कनेक्शन को हम किसी एक इक्विवेलेंट पाइप के साथ इसको अगर हम रिप्लेस करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए हमारा जो पाइप है उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? लेंथ आप कहेंगे भाई इसकी टोटल बराबर आ जाएगी L1 प्लस L2 के बराबर आ जाएगी, परंतु इनकी रेडियस क्या रहेगी? तो रेडियस देखिए पहले वाला पाइप है उसकी रेडियस अपने पास में है R1 और जो इधर वाला पाइप है उसकी रेडियस है R2। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इस R1 और R2 का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, है ना? यानी कि इस जो नया जो इक्विवेलेंट पाइप ले रहे हैं उसकी रेडियस किसके बराबर होगी? मान लेते हैं वो R इक्विवेलेंट अपने पास में आ रहा है। और दोस्तों इस पाइप से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी रेट हमारी रहेगी Q। तो हमारा जो डेल्टा P है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे डेल्टा P की वैल्यू हमारी आने वाली है Q और साथ में आ जाएगा 8 ईटा। अब यहाँ लेंथ कितनी आ जाएगी? अपना L1 प्लस L2 के बराबर, ठीक है, अपॉन पाई। अब यहाँ R की जगह हम क्या लेंगे? R इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए बराबर रखिए इसके भी, इस वाले पोर्शन के बराबर रखेंगे क्योंकि अपनी डेल्टा पी की वैल्यू है, हमारे इक्विवेलेंट की वैल्यू है। जैसा हमने ऊपर किया था यहाँ रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ किया था ना V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट के लिए किया था ना, सेम वैसा ही हम यहाँ कर रहे हैं। तो वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 8 ईटा क्यू अपॉन पाई और साथ में आ जाएगा अपना L1 R1 की पावर 4 प्लस L2 R2 की पावर 4। बोथ साइड जो करता है उसको हम काटते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसको खत्म करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे। इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो रहा है, इस ईटा से ये ईटा, 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली अपने पास में क्या आ रहा है? L1 प्लस L2 अपॉन आर इक्वलेंट की पावर 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? L1 अपॉन R1 की पावर 4 प्लस L2 अपॉन R2 की पावर 4। इसको थोड़ा और देखने में अच्छा लगे इसलिए आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि हमारा जो पाइप है उसकी जो टोटल लेंथ है उसको हम एल से डिनोट कर देते हैं और जो रेडियस अगर उसकी आर इक्विवेलेंट है तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जो कि आपको देखने में थोड़ा हमारा जो ऊपर रेजिस्टेंस है उसके आर इक्विवेलेंट से मैच कर रहा है, R1 प्लस R2। अब दोस्तों जरा समझते हैं पाइप का जो पिलर कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है,
तो हेडिंग लगाइएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप। तो सबसे पहले समझते हैं किसी भी सर्किट के अंदर हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्क करता है, ताकि हम उसको हमारा जो पाइप सिस्टम है उसके साथ कंपेयर करके अच्छे से इसे समझ पाएँ। तो मान लेते हैं हमारे पास में रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हैं। तो हमारा जो बैटरी है उससे कोई करंट अगर आई फ्लो हो रहा है तो दोस्तों करंट हमारा इस जंक्शन पॉइंट से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इस साइड जो करंट जा रहा है उसको हम I1 बोलते हैं, इधर जो जा रहा है उसको I2 बोलते हैं और इधर जो जा रहा है I3 बोलते हैं। आप क्या कहेंगे कि इस सर्किट के लिए जो टोटल जो करंट है वो इन तीनों के करंट के बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि I1 I2 और I3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो तीनों रेजिस्टेंस है उनके अबाउट हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है। उसकी वैल्यू किसके बराबर है, V के बराबर है, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी के साथ ही तो कनेक्ट है ना। तो दोस्तों अब यहाँ I1 I2 I3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसको फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ पर हमारा I1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, V अपॉन R1 के बराबर होगी, है ना। क्योंकि इस वाले जो सर्किट है उसके लिए अगर I करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो V है, रेजिस्टेंस अपना R1 है, करंट अपना I1 फ्लो हो रहा है, तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 हो गया। इसी प्रकार से I2 है वो किसके बराबर होगा, V अपॉन R2। इसी प्रकार से I3 है वो अपना आ जाएगा V अपॉन R3। इन तीनों की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए कि इस पूरे सर्किट को हम कोई एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास एक नया सर्किट कुछ इस तरह से बनकर आएगा, जहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अभी भी कितना है, V है। यहाँ पर प्लस मान लीजिए, माइनस मान लीजिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। हमारी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आप कहेंगे I फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको हम कोई एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से I की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर होगी। ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो आपके पास में फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए बोथ साइड V से V कैंसिल हो रहा है ना। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसी प्रकार से इसको कंपेयर करते हैं हमारे पाइप के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पाइप है इसका इनपुट साइड है ये, और इधर वाला है हमारे पाइप का आउटपुट साइड। तो मान लेते हैं हमारा जो इनपुट साइड है वो आज से किसी क्यू रेट के साथ हमारा लिक्विड है वो आ रहा है, ठीक है। और इसी सेम रेट्स के साथ हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है। ये हमारा है जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर हमारा जो फ्लूइड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इधर वाली साइड जो लिक्विड जा रहा है उसको हम बोल देते हैं Q1 रेट से जा रहा है। इधर वाली साइड जो हमारा लिक्विड जाएगा वो जाएगा Q2 रेट के साथ जाएगा, ठीक है। और इस Q1 रेट वाला जो लिक्विड फ्लो करते हुए यहाँ आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से Q2 रेट वाला जो लिक्विड है वो फ्लो करते हुए यहाँ आएगा, और इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर दोनों लिक्विड वापस आपस में मिलेंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो दोस्तों अगर इस सर्किट का ये वाला जो पोर्शन देखें उसके लिए आप क्या कहोगे कि हमारे इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला जो टोटल लिक्विड है उसकी रेट Q इक्वल्स टू बराबर होती है Q1 प्लस Q2, जो कि आपको देखने में सिमिलर लग रही है हमारे ऊपर वाले सर्किट के साथ, लग रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम आर इक्विवेलेंट की बात करें तो दोनों के लिए इक्वल रहना चाहिए, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। अच्छा अब एक बार बात करते हैं हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमारा जो लगने वाला प्रेशर है उसके बारे में। तो देखिए पाइप के जो दोनों किनारे हैं यहाँ पर, तो दोनों किनारों पर जो लगने वाला जो प्रेशर है वो इक्वल ही रहेगा। अगर यहाँ पर जो लगने वाला प्रेशर है वो P1 मान लिया जाए और यहाँ पर P2 मान लिया जाए, तो प्रेशर डिफरेंस हमारे इन दोनों पोर्शन के लिए इक्वल रहने वाला है ना। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा Q है वो किसके बराबर होगा, P अपॉन R के बराबर होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा P इक्वल्स टू QR के बराबर होता है। तो ज़रा मुझे बताओ यहाँ पर हमारा Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होने वाली है? तो Q1 हमारा होगा Q1 इक्वल्स टू, देखिए इस वाले जो पोर्शन है उस पर जो लगने वाला प्रेशर कितना है, मान लेते हैं डेल्टा P है, और अपॉन क्या आएगा R1, क्योंकि इसके लिए जो रेजिस्टेंस है लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसके लिए जो रेजिस्टेंस जो लग रहा है उसको मैं R1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके लिए जो लगने वाला रेजिस्टेंस है उसको मैं R2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो हमारे जो Q2 की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा P अपॉन R2। ये दोनों वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा P अपॉन R1 प्लस डेल्टा P अपॉन R2। अब जरा बताइए यहाँ पर हमारा जो इक्विवेलेंट वाली वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। तो दोस्तों इस इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या मानते हैं कि हमारा जो ये पाइप सिस्टम है इसको हम कोई एक इक्विवेलेंट पाइप सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं।
ठीक है? जिसके लिए हमारा जो प्रेशर दोनों साइड लग रहा है वो अपना कितना है, इधर वाली तरफ से लग रहा है P1 और इधर वाली तरफ से लग रहा है P2। तो हमारा जो प्रेशर में डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, P1 माइनस P2 के बराबर। ठीक है? और इसमें से जो फ्लो होने वाला जो लिक्विड है उसकी रेट हम मान लेते हैं Q है। ठीक है? और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट है। तो दोस्तों जब इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो हमारे पास में Q की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, डेल्टा P अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है ना? तो ये जरा वैल्यू यहाँ रखिएगा, क्या आएगा अपने पास, डेल्टा P अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है? तो यहाँ पर जो करता है उसको काट देते हैं, तो आप कहेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है? और R हमारा क्या होता है, तो किसी पाइप से जो फ्लो होने वाला जो लिक्विड है उस पे जो लगने वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4। तो यहाँ बोथ साइड वैल्यू इनकी रखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट यहाँ रखेंगे 8 ईटा L और अपना पाई आर की पावर 4 है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ एल और आर क्या है, आर हमारा आर इक्वलेंट है और एल हमारा एल इक्वलेंट है, इक्वल्स टू 1 अपॉन R1। अब देखिए हमारा ये वाला जो पाइप है जिसका हम रेजिस्टेंस R1 मान रहे हैं, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, L1 है, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस मान लेते हैं इसकी R1 है। इसी प्रकार से नीचे वाला जो पाइप है उसकी लेंथ मान लेते हैं L2 और रेडियस मान लेते हैं अपने R2। ठीक है? तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हमने पुट की तो यहाँ आ जाएगा 8 ईटा, अब एल की जगह L1 रखिएगा, ऊपर अपना आ जाएगा पाई R1 की पावर 4 प्लस यहाँ रखेंगे पाई R2 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2। जो करता है उसको हम काट देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या क्या कट रहा है, आप देखेंगे पाई से पाई कट रहा है बोथ साइड, इसके अलावा 8 ईटा कट रहा है। ठीक है? तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा R इक्वलेंट की पावर 4 अपॉन L इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 R1 की पावर 4 अपॉन L1 प्लस R2 की पावर 4 अपॉन L2। इस कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा। ये कंडीशन तब है जब हमारे जो पाइप है वो दो ही है, उस कंडीशन में हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। दोस्तों ये तो बात हुई किन्हीं भी दो पाइप के लिए सीरीज या पेनल कॉम्बिनेशन की, परंतु क्वेश्चन में हमें दो से ज़्यादा पाइप के लिए पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर दो से ज़्यादा पाइप आपस में किसी सीरीज या पेनल कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हमारा जो पाइप है उसके हर एक सेक्शन के लिए हमारी जो रेट है वो इक्वल रहेगी, है ना? तो क्यू हमेशा इक्वल रहने वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम के लिए हमारा जो इक्वल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हम कहेंगे आर इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। जहाँ R1 R2 क्या है, हमारा ये वाला जो पोर्शन है उसमें से जो फ्लो होने वाला जो लिक्विड है उस पर जो लगने वाला रेजिस्टेंस, हमारा ये वाला जो पोर्शन है उस पर जो लगने वाला रेजिस्टेंस को हम R2 बोल देते हैं, इसको हम R1 बोल देते हैं। इसी प्रकार से ये वाला जो सेक्शन है उसमें से जो फ्लो होने वाला लिक्विड है उसको हम R3 बोल देते हैं। ठीक है ना? परंतु जो रेट है वो सभी सेक्शन के लिए इक्वल ही रहेगी। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे दो से ज़्यादा पाइप अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से जुड़े हों तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर हमारा जो लिक्विड है, जो आ रहा है उसकी अगर रेट क्यू है, तो यहाँ से जो बाहर जा रहा है लिक्विड है उसकी भी रेट क्यू ही होगी, है ना? अब मान लेते हैं इस पाइप के अंदर जो रेट है वो है Q1, इस वाले पाइप के अंदर रेट है Q2, इस वाले पाइप के लिए रेट है Q3, इसके लिए Q4। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में n सेक्शन है तो उसके अंदर रेटें हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं। वो किस पे डिपेंड करेगी? हमारा जो पाइप है उसकी जो रेडियस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उन सब पे डिपेंड करेगी। ठीक है? परंतु यहाँ पर जो Q है वो किसके बराबर रहेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है? तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो यहाँ पर इक्विवेलेंट अगर हम कोई पाइप माने तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस प्रकार से सभी पाइप के लिए आ जाएगा। n पाइप है तो प्लस 1 अपॉन R1, जहाँ R1 R2 R3 क्या है, हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है यानी कि जो फर्स्ट पाइप है उसमें से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो होने वाले लिक्विड पर जो लगने वाला रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार से R2 क्या है, इस सेकंड पाइप में जो फ्लो होने वाले लिक्विड पर जो रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है? तो हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।